एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज है 22 दिसंबर एंड डे है थर्सडे। सो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस को। फ्रंट पेज पे एक ये कश्मीर के अंदर जो कोल्ड फेस बिगन हुआ है उसके बारे में, या फिर GS1 से रिलेट करता है। दूसरा ये कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है ना उसके बारे में है, एक पूरा एडिटोरियल है। देन एक फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल अच्छा है ओमिक्रॉन के बारे में कि रिसेंटली कोविड की जो न्यू वेव है ना वो आ सकती है। हैंस जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि आप ना जिनने जो वैक्सीन नहीं लगवाई, इम्यून वैक्सीन जो लास्ट वैक्सीन है वो नहीं लगवाई, वो लगवा लीजिए और तो और मास्क पहनना भी स्टार्ट कर दीजिए। एंड दूसरा ये है जो कोविड की वजह से जो कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है ना, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अंदर कोविड को या तो प्रोटोकॉल फॉलो करो या तो यात्रा को सस्पेंड करो, ऐसा कहा। तो अब ना ये ज़रा चार्ट, एक सेकेंड, ये चार्ट ध्यान से देखिए। इस चार्ट के अंदर देखना मार्च में दोनों का सेम था, ठीक। उसके बाद जो चाइना है उसका बढ़ा, उसके अंदर कोरोना के केसेस बढ़े। देन इंडिया के अंदर बढ़े, चाइना में स्टिल हो गए। तो चाइना में अभी बहुत ज़्यादा है तो अब चांसेस हैं कि इंडिया में बढ़ेंगे। और ये ना न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, कोविड का ओमिक्रॉन, ये एक डेल्टा का ही है बट इससे ना केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट गुजरात और उड़ीसा में भी केसेस बढ़े हैं। इसी के लिए इसी पे ना PM मोदी ने भी कहा कि आप मास्क पहनना चालू करो। एंड और सारे लोगों ने भी कहा कि आप मास्क पहनना चालू करो। BF7 जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, वो आ गया है तो चांसेस हैं कि केसेस बढ़ जाएंगे। अब आगे जाते हैं तो ये इसी फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही एक और है आपके आर्ट एंड कल्चर से, आप इसे लिंक कर सकते हो। ये है डोकरा फिगरीन। ये जो फिगर है ना ये ना एक आर्ट फॉर्म है। कहाँ का आर्ट फॉर्म है? ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में मिलता है। वेस्ट बंगाल में कहाँ का? बनक्रू और दयानपुरी, ठीक है, इन दो जगह पे होता है। ये बहुत पुराना है, मतलब आप हड़प्पा के टाइम से इसे देखते हो, 5,000 ईयर्स पहले का है ये। एंड इसमें क्या होता है, इसमें ना 8 वेराइटीज़ ऑफ क्ले, 8 to 7 वेराइटीज़ ऑफ क्ले प्लस कुछ मेटल्स से मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। सो इसका ना अभी प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि ना मेटल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो इन्हें बनाने की भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग ज़्यादा खरीदते नहीं थे, और अगर खरीदेंगे ही नहीं तो ये लोग क्यों बनाएंगे। तो इसी के बारे में है। और अब ना इसे बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम किए गए, उसके बारे में है। एंड आपको ना इसमें से क्या देखना है, आपको इसमें से देखना है इसका बैकग्राउंड, मतलब ये होता क्या है, कौन सा आर्ट फॉर्म है। ये आप ना GS1 आर्ट एंड कल्चर से इसे लिंक करके चलना। रुको मैं इसका पूरा बैकग्राउंड दिखाती हूँ आपको। ये जो डोकरा स्क्रिप्चर है ना, ये एक फोक आर्ट है जो ना ओल्ड वैक्स की टेक्निक से बनता है, वैक्स कास्टिंग टेक्निक से। इसके अंदर जो पहले आप एक मोल्ड होता है, उसके अंदर आप आयरन पुट करोगे, फिर वो जब शेप ढल जाएगी फिर उस मोल्ड को पिघला के हटा दोगे और वो स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा होता है। काफ़ी ओल्ड स्पेसिमेन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा के टाइम से ये चलता आ रहा है। एंड इसके अंदर बहुत सारे टाइप के बनते हैं स्ट्रक्चर्स। एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नागालैंड, इन जगह पे बहुत फेमस है। इन जगह के लोग बनाते थे। कोनियाक नागा ट्राइब, ये लोग भी इन्हें बनाते हैं। अब इसके अंदर नॉर्मली एनिमल के फिगर्स जैसे एलिफेंट, हॉर्स, गॉड, गॉडेस, इन सब के होते हैं। लिड, लैम्प, इन सारी चीज़ों की डिज़ाइन होती है, ट्रीज़ की, ब्रांचेस की। देखो ये देखो, ये जो है ना, जैसे यहाँ काव है और यहाँ लायन है, कितनी फाइन डिटेलिंग से किया है, वैसा ही ये आर्ट फॉर्म है। ये ना लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनता है, या से क्यूरी प्रीड्यू से भी कह सकते हैं, ये मेथड है। इसके अंदर मेटल जो होता है ना, इसे मोल्टन मतलब पिघला के उसे पॉर करते हैं एक मोल्ड में। अब मोल्ड जब सेट हो जाता है ना, तब इस मोल्ड को
मेल्ट कर देते हैं एंड फिर ये मेल्ट होने के बाद ऐसा एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, फिर उस स्ट्रक्चर को सील कर देते हैं। इसी के बारे में है। तो इसे ना आप अपने GS 1 से लिख करके चलना आर्ट एंड कल्चर में। फिर आगे जाएं तो आगे ये रहा, हाँ, कश्मीर के अंदर ना एक फेस्टिवल मान लो या एक फेज़ होता है वो मान लो, जिसे चिलाई कलन कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। ये ना कब से स्टार्ट होता है चिलाई कलन? 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है 29 जनवरी तक। एक्चुअली ना इस टाइम पे कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो चला जाता है, इसलिए उधर के लोग कुछ स्पेसिफिक फूड, कुछ स्पेसिफिक क्लोथिंग और कुछ स्पेसिफिक टाइप की ट्रेडिशन फॉलो करता है, जिससे इस ठंडी में भी ये सर्वाइव कर जाए। ये है चिलाई कलन जो स्टार्ट हो गया, हर साल सेम डेट पे स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी के बारे में है। तो कश्मीरी ना सेलिब्रेट कर रहे थे ये जो लूज़ क्लोथिंग है ना, फरहान्स, इसे पहन के, ताकि ये चिलाई कलन को बीट कर सके। अब ये जो लूज़ क्लोथिंग है ना, इसे पहन के ये लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं ताकि ये अपना कल्चर, रुकना कहाँ गया, एरो, हाँ, ये इसे पहन के यूथ जो है वो फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं, कैट वॉक कर रहे हैं, ताकि ये अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें एंड लूज़ क्लोथिंग को प्रमोट कर दें। और ये क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हैं? क्योंकि ना चिलाई कलन स्टार्ट हो गया है। IMD ने भी कह दिया है कि हाँ चिलाई कलन स्टार्ट हो गया है। टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जैसे श्रीनगर के अंदर -4.2 डिग्री पहुँच गया है, पहलगाम के अंदर -6.2 डिग्री पहुँच गया है, और गुलमार्ग के अंदर -4.6 डिग्री पहुँच गया है। तो ये जो टेम्परेचर है ना वो और घटेगा। कब तक कम होगा? ये 29 जनवरी तक कम होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ना बस मेरे साथ साथ कुछ चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है? इस चिलाई कलन के बारे में जानना है। अब चलो जानते हैं चिलाई कलन के बारे में। एक सेकेंड, हाँ, ये रहा चिलाई कलन। सो क्यों न्यूज़ में है ये चिलाई कलन? क्योंकि ये पीरियड स्टार्ट हो गया, 40 दिन का ये पीरियड होता है। ये स्टार्ट होता है ये पीरियड 21 दिसंबर से, चलता है 29 जनवरी तक, हर साल, एवरी ईयर। अब ये चिलाई कलन जो है ना, ये पर्शियन टर्म है, इसका मतलब होता है मेजर कोल्ड, बहुत ठंड। फिर अब आगे बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। चिलाई कलन जो बहुत ठंड होती है, अराउंड 20 डेज़ का होता है। फिर चिलाई खुर्द जो उससे थोड़ी कम ठंड होती है, ठीक, जो 30 जन से 18 फेब तक चलता है। और फिर आता है चिलाई बच्चा, बेबी चिलाई। सो ये 19 फेब से 28 फेब तक चलता है। जैसे मैंने ये बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर है। फिर नेक्स्ट, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ के जो वाटर होती है ना, नल वगैरह, इन सब में ना फ्रीज़ होता रहता है पानी। जैसे कि डल लेक भी फ्रीज़ होता है। डल लेक बहुत फेमस लेक है, प्रिपेयर करके जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। डल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये ना 40 डेज़ का पीरियड होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी लो हो जाता है यहाँ तो। अब इससे कश्मीरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये लोग ना अपना पहनाव चेंज कर देते हैं। जैसे पहरीन मतलब लूज़ कपड़े पहनते हैं ये लोग, इनकी ट्रेडिशन में है। दूसरा, फायरिंग पॉट वगैरह इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड जो डल लेक है वो फ्रीज़ हो जाती है। फिर ये लोग ना एक अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, जिसे हरीसस कहते हैं। जो ना मटन जो होता है, मटन उसे राइस के साथ मिक्स करके उसके अंदर कुछ स्पाइसेस जैसे सौंफ, दालचीनी, लौंग और नमक, ये सब डाल के बढ़िया सा हरीश बनाते हैं और वही कंज्यूम करते हैं। और तो ये लोग ना ड्राई वेजिटेबल जो होता है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना रोड्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। हैंस रोड पे बर्फ़ वगैरह गिर जाती है तो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाते और जो वेजिटेबल वगैरह वो आ नहीं पाती, और इतनी ठंड में वेजिटेबल भी ग्रो नहीं होती, इसलिए ये लोग ड्राई वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ये था चिलाई कलन के बारे में। आप इसे अपने GS 1 से लिंक करके देखना। फिर आगे बढ़े तो यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये मोरबी की ट्रेजेडी के बारे में है। मोरबी के अंदर जो ब्रिज टूट गया था ना, उसके बारे में। सो इतना नहीं देखना, पर ठीक है, मैंने बता दिया, लाइक छोटी सी इन्फॉर्मेशन।
फिर आगे इस एडिटोरियल पे आए तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि हमें ना कैंसर की जो ड्रग्स हैं उसे अफोर्डेबल बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए तो जानते हैं। ये जो 2 पर्सन है ना, ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के JNU में, और ये 3rd वर्ल्ड नेटवर्क की कंसल्टर है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। इन लोगों ने पूरा एडिटोरियल लिखा है। इन्होंने ये कहा कि जो 40% जो हॉस्पिटल्स है ना, मतलब जो हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स हैं ना, वो फाइनेंशियली इतने बर्डन में आ जाते हैं, वो ना अपने रिलेटिव्स वगैरह से मतलब बोरो करते हैं मनी। अपनी जो गाड़ी वगैरह है ना वो गिरवी कर देते हैं, अपने घर तक गिरवी कर देते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट में इतना कॉस्टली होता है ये ट्रीटमेंट। और तो और इन्होंने क्या कहा, इसका इम्पेक्ट क्या है, मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका के अंदर 45 से 65 तक जो है ना लोग बच ही नहीं पाते कैंसर की ट्रीटमेंट में। वैसे ये फॉरेन डेवलप्ड कंट्री में देखो तो 90% बच जाती हैं। और ये डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा अफेक्ट करता है कैंसर। कैसे? एक को कैंसर की ट्रीटमेंट में ना मतलब 10 साल की उनकी इनकम चली जाती है। एक अगर घर में किसी एक को कैंसर हो गया तो डेवलपिंग कंट्री का ये हाल है। और डेवलप कंट्री में 2 साल, जैसे USA वगैरह है, उनमें 2 साल जैसी उस पर्सन की इनकम चली जाती है कैंसर की ट्रीटमेंट में। इतनी कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी करवाने बैठो और ऊपर से उसकी दवाइयाँ चलें। तो ये कह रहे हैं। और ये ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगी क्यों है? क्योंकि इसमें ना रेडियोथेरेपी जैसी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, तो ये और ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो गई। और तो और इन्होंने कहा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो बहुत बड़ी अभी दिक्कत की बात है, वो ना उसके अंदर जो ड्रग्स मेनली यूज़ होते हैं वो कौन सी होती हैं? रिबोसिस्लिब, प्लिबोसिस्लिब एंड एमिबोसिस्लिब, ये 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं। अब ये तीनों के तीनों का पता क्या है? प्राइस बहुत हाई है और हर महीने वो दवाई लो, मतलब साल में 12 बार। ठीक, अब एक बार की इस दवाई का कॉस्ट ना अराउंड 50 से 1 लाख रुपए तक का है। तो जो इंसान, आप इमेजिन करो, 30 से 35 हज़ार कमाता होगा महीने का, वो कहाँ से अफोर्ड कर लेगा? मानो दोनों कमाते हैं 30 से 35, तो भी 70,000। अगर 70,000 वो अपने अर्न करते हैं, उसमें से 50,000 वो दवाई में दे रहे हैं, बचे 2,000। कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है ये आप खुद ही सोच लो। बोरिंग तो करनी पड़ेगी, मांगना ही पड़ेगा। कैंसर हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। और ये मेन 3 यही दवाइयाँ हैं। ये जो रिबोसिलिब जो है ना, नोवेट्रिस कंपनी बनाती है, जिसकी कॉस्ट है 65 के अराउंड है, 65,000। प्लिबोसिलिब जो है ना वो फाइजर कंपनी बनाती है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 90,000 है। एंड एलिबिमिस्लिस जो एलिली कंपनी बनाती है, जिसकी कॉस्ट, एक से यार ये कहाँ चला गया, सॉरी, हद है, कहाँ चला गया, ये रहा, थैंक गॉड। और जो एलईडी कंपनी जो बनाती है ना, उसकी कॉस्ट 50 से लेके 1 लाख तक की है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितनी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। अब आगे ये कह रही हैं कि ये जो फार्मा कंपनीज है ना, ये क्या कहती हैं, मतलब इतनी महंगी दवाइयाँ बना रही हैं, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो फार्मा कंपनीज ये कहती हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ना, पहला तो फार्मा कंपनी 2 बातें करती है। पहली कि इन्हें बनाने के लिए ना नए नए मॉलिक्यूल्स लाने पड़ते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स लाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी लगाने पड़ते हैं। अराउंड $3 बिलियन ना ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देती हैं। तो ये कहती है हमें वो भी तो इन्हीं मेडिसिन से निकालना होगा। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि ये लोग ना अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि पेशेंट का क्या हाल होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंडली दूसरा पता क्या है कि इन लोगों के पास ना पावर है। किसकी पावर? पेटेंट की पावर। पेटेंट मतलब अगर जैसे मैंने ये एक बॉल बनाई, अब ऐसी बॉल किसी ने आज तक नहीं बनाई, मैंने ही बनाई, मैं पहली इंसान हूँ, तो मैं इसका पेटेंट ले लूँगी और अराउंड 10 ईयर्स तक
ऐसी बॉल कोई और नहीं बना सकता अगर मैंने पेटेंट ले लिया तो ये भी यही करती है, ये एक दवाई बनाती है, उसका पेटेंट ले लेती हैं, फिर ऐसी बॉल इस प्रोसेस से कोई नहीं बना सकता, इसका इनके पास पेटेंट आ गया है। तो अब इनके पास उन दवाइयों का है ना पेटेंट है, तो ये उसमें मोनोपोली कर लेती है। अब आप पूछोगे मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली मतलब अगर जैसे हाँ, सिनेमा हॉल है ये, ठीक है, सिनेमा हॉल के अंदर आप पॉपकॉर्न खाओगे तो कितने का मिलेगा? महंगा मिलता है। बस बाहर पॉपकॉर्न खाओगे 10 पीस का मिल जाएगा, बस ये सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न 150 से कम का नहीं मिलता। तो ये जो कर रहा है ना, ये कर रहा है मोनोपोली, क्योंकि इन्हें पता है इधर और कोई तो आएगा नहीं, कंपटीशन है नहीं, तो हमें जितनी प्राइस करनी होती है हम करेंगे, और इनके पास पेटेंट है तो इनके पास ये राइट है मोनोपोली की, तो ये मोनोपोली करते हैं, ये मन चाहे इतनी उसकी प्राइस लगाते हैं दवाइयों की। तो यही है। बट जैसे मैंने कहा कि 10 साल में पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, बट ये लोग पता क्या कर लेते हैं, 10 साल बाद वापस पेटेंट करवा लेते हैं, एवरग्रीनिंग कर लेते हैं पेटेंट की, है ना। तो यही राइटर कह रही है कि ये ना एवरग्रीनिंग कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो फाइजर की जो वैक्सीन है प्लिबोसिलिब, वो एक्सपायर हो जाएगी 2020 में उसका पेटेंट, और नोवाक्टिस की जो पेटेंट के राइट हैं, नोवाक्टिस कंपनी रिबोसिलिसिब जो है ना, उसके भी 2027 तक हो जाएंगे, और दूसरी एलएलई कंपनी की भी 2029 तक हो जाएंगी। सो उसके बाद ये वापस एवरग्रीनिंग कर लेंगी पेटेंट की। तो यही कह रहे हैं कि ये ना पेटेंट की एवरग्रीनिंग कर लेते हैं। अब मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी पहुंचा था कि एक फीमेल थी, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, और वो कह रही थी कि हम दोनों की इनकम मिला के ना मेरी दवाइयों के खर्चे उससे ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो ये केस पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू हेल्दी लाइफ, ये भी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। सो ये हमारा राइट है कि हम हेल्दी लाइफ जिए। सो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। सो ये रही हैं, ये दो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ना सेक्शन 100 इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 ये कहता है कि हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए मेडिसिन बना सकते हैं, पेटेंट वाली का भी, ठीक, ये कह रहे हैं। तो यही है, ये देखो इधर साइड में लिखा भी है, एक सेकेंड, हाँ अब क्लियर हुआ। विद द राज्यसभा स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एक्सप्रेशन कंसर्न ओवर द हाई कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, द गवर्नमेंट इन्वोक सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट इज़ अ वे फॉरवर्ड। इन्होंने ना वे फॉरवर्ड ये कहा कि जो पेटेंट एक्ट है ना, उसका सेक्शन 100 आप कर लो, ताकि आप फिर पेटेंट के बाद भी अपने कंट्री के लिए वो दवाई बना सको। इन्हें जेनरिक दवाइयाँ कहते हैं, जो नॉर्मल जो पेटेंट करी हुई दवाइयाँ होती हैं, उनकी फॉर्मूला से हम सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम वो दवाइयाँ बना लें। फॉर्मूला ही तो नहीं पता ना हमें। तो चलो आगे जाते हैं। तो इसके बाद ही नेक्स्ट एडिटोरियल है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। शायद आपको पता ना हो, बट रामानुजन एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे। मतलब इनके पास कोई एज एफ कोई परफेक्ट टीचर नहीं था, कुछ नहीं था, बट इन्हें मैथ में इतना इंटरेस्ट था ना कि बहुत ग्रेट। इन्होंने पाई के बारे में काफ़ी सारे इक्वेशन दिए। बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ भी हो गई थी। वो जब फॉरेन से आ रहे थे इंडिया, तब उनकी डेथ हो गई। 2 साल ही वो फॉरेन में रह पाए थे। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। तो उनके बारे में बात है, आपको पढ़ना तो पढ़ लो, टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं रीड कर रही। अच्छा है ये। आगे बढ़ते हैं। मैं अगर चाहिए तो PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी मैं। देन ये वापस ये ओमिक्रॉन के बारे में है। उसके आगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर INS मुर्मुगांव की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात की है। तो रिसेंटली ना गोवा डे के दिन INS आप अपने आप से बोल लेना। चलो, तो उस दिन ना INS मुर्मुगांव की कमीशन ने मतलब उसका फर्स्ट सी का ट्रायल किया, एंड वो सक्सेसफुल था। तो उसी के बारे में है कि ये ना प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनाई है। प्रोजेक्ट 15B 1990 में लॉन्च किया गया। इसके अंदर 15A के अंदर कोलकाता क्लास की बनाई और 15B के अंदर विशाखापट्टनम क्लास की बनाई।
इसी के अंदर जो INS विशाखापट्टनम है ये तो कमीशन हो गई है, और INS मुर्मुगांव 2023 या 2025 तक कमीशन हो जाएगी। तो अब INS मुर्मुगांव की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं? ये ना एक डिस्ट्रॉयर शिप है। डिस्ट्रॉयर शिप, फ्रिजिड, और इन सब में डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी होती है डिस्ट्रॉयर, ठीक, मतलब इन सब के कंपैरिजन में देखें, किन किन के कंपैरिजन में, डिस्ट्रॉयर, फ्रिजिड और एक और होती है वो याद नहीं मुझे, डिस्ट्रॉयर और फ्रिजिड में से डिस्ट्रॉयर बड़ी होती है। तो ये ना 163 मीटर्स की लॉन्ग है और 17 मीटर्स ये वाइड है, जो फुल लोडेड होने के बाद 7,400 टन्स की हो जाएगी। अब आगे जाएं तो इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ये 30 नॉट्स किलोमीटर की स्पीड से जा सकती है, मतलब 50 किलोमीटर पर हावर की, एंड इसकी मैक्सिमम रेंज 4000 नॉटिकल माइल्स की है। इसके अंदर इसके अंदर सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस है, मतलब ब्रह्मोस आप रख सकते हो, बराक रख सकते हो, एंड सुपर रैपिड गन माउंट रख सकते हो, एंड एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर रख सकते हो, और काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स जैसे BAL है वो रख सकते हो, और रेडार क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जल्दी रेडार के आँखों के सामने नहीं आता। एंड ये सारी इसकी फीचर्स हैं, पढ़ना तो आराम से पढ़ लेना। वैसे आई डोंट थिंक सो कि UPSC में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये आ सकता है कब लॉन्चिंग हुई वगैरह वगैरह, बट ये सारी चीज़ें नहीं आती। देन ये जो है ना, ये एक एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये ऐसी है जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट से बची हुई है। मतलब अगर न्यूक्लियर वॉर भी हुई तो भी उसके टाइम पे ये बगल में खड़ी होकर कर सकती है, फायर वगैरह हेल्प कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही इसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल गिरी तो ये बच जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं कह रही। उस कंडीशन में भी ये क्रू को प्रोटेक्ट कर सकती है, ऐसी मिसाइल है। ये 75% इंडिजिनियसली बिल्ड है। ये ना INIP जो प्रोग्राम था, इंडियन नेवी इंडियनाइजेशन प्लान, 2015 से 2030 तक उसके अंदर बनाई गई है। इसलिए 75% इंडिजिनियसली बिल्ड भी है। अब इसकी ज़रूरत क्या है ये कह रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? चाइना जो अपनी रैपिड एक्सपेंशन कर रही है नेवल फुटप्रिंट में, उसके लिए ज़रूरत है इसकी। देन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए कंट्रीज़ में, उसके लिए ज़रूरत है। दूसरा, कोविड आ गया था तो इस वजह से, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी नीड्स हैं। अब इसका, अरे यार वेट, बहुत गड़बड़ हो रही है आज। कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, अब इसकी ना जिस्ट देख लो आप, कि ये ना सेकंड है, विशाखापट्टनम क्लास की सेकंड शिप है, ठीक। फर्स्ट जो थी वो विशाखापट्टनम ही थी, एंड इसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल, बराक, सरफेस टू एयर, रैपिड गन माउंट, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, एंड मल्टी हेलीकॉप्टर भी रख सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हैं, और दैट्स इट मुर्मुगांव के बारे में। अच्छा, अब ये क्या है? इसके अंदर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट इसके अंदर आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछेंगे। इसके अंदर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर पढ़ना है लक्ष्मीकांत में से, और CM पढ़ना है, ठीक है। अब आप इसकी ना ज़रा जस्ट पढ़ लो, सिंपल। देखो क्या है ना, आम आदमी पार्टी का इलेक्शन के टाइम पे ना उन्होंने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया। कितना एडवर्टाइजमेंट किया? मतलब 100 करोड़ के अराउंड पहुंच गया था। तो इसी के ऊपर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ये कहा कि हमें एक हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो इस पर देखेगी, एंड आपको ये रुपए वापस करने पड़ेंगे, ऐसा वगैरह कह रहे हैं। तो यही है। एंड आगे जाए तो ये रहा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी G20 की एक मीटिंग होने वाली है 2023 के अंदर, है ना। तो उसी के बारे में लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जो है ना,
क्योंकि ये एक यूटी है, तो उधर लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज सिन्हा है उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि हमने जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं ना उन लोगों को तोड़ दिया है ऐसा उन्होंने कहा। तो जम्मू एंड कश्मीर में होल्ड होगी 200 जैसी मीटिंग्स होंगी, अराउंड 50 सिटीज़ में होंगी, उनमें से एक दिल्ली भी है और जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो इसी के बारे में है, G20 की मीटिंग होने वाली है। सो ऐसे आते रहेंगे। हाँ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, मरीन टाइम एंटी पायरेसी बिल, मरीन टाइम एंटी पायरेसी बिल जो राज्यसभा ने पास कर दिया है। अच्छा, बिल कैसे पास होता है? बिल लोकसभा पास करती है, ठीक है, फिर राज्यसभा पास करती है, फिर प्रेसिडेंट। अब आप पूछोगे बिल क्या लोकसभा में ही जाता है पहले या पहले राज्यसभा में जाता है? वेरी करता है कौन सा बिल है, ऑर्डिनरी है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, कौन सा है, ठीक है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये 4 टाइप के होते हैं, तो इन वेरी करता है कौन सा है, ठीक। तो ये ना पहले लोकसभा में गया, फिर ये राज्यसभा में गया, फिर अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये बिल क्या है ये हम बात करेंगे। पहले इस आर्टिकल में क्या है, इसमें एस जयशंकर जी ने कहा कि 2008 से 2011 तक अराउंड 27 मरीन टाइम इंसिडेंट हुए इंडिया के अंदर, एंड 2014 से 2022 तक 19 ऐसी प्राइस टी के, मतलब प्राइस टी को क्या कर, लुटेरे, हाँ लुटेरे शुद्ध भाषा में, लुटेरे, समुद्री लुटेरे होते हैं, उन्हें प्राइस टी कहते हैं। तो ऐसे देखा जिसमें 155 इंडियन क्रू मेंबर भी इन्वॉल्व थे। सो यही है, एंड इसके बारे में आपको ना थोड़ा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखना है। ये बिल क्या है, सॉरी चिराई कलर आ गया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। हाँ, एंटी पायरेसी बिल जो है ना उसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि ना आईपीसी जो है ना वो इंडियन फॉरेनर्स पे तो अप्लाइड, इंडियंस पे तो अप्लाइड है, पर फॉरेनर्स पे अप्लाइड नहीं है। और दूसरा, काफ़ी सारे आजकल इंसिडेंट बढ़ रहे हैं पायरेसी को लेके। क्यों बढ़ रहे हैं? अब देखो, आपको ना मैं मैप बना के समझाती हूँ। अब ये मान लो कि इंडिया है, अच्छा मैप नहीं है, आई नो, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ है रेड सी, यहाँ है गल्फ ऑफ एडन। तो पहले जो पायरेसी के केसेस होते थे ना वो यहाँ होते थे। अब ये धीरे धीरे अब इंडियन जो नेवी है ना वो इस साइड आने लगी है, ठीक, इतने जगह में रहती है। तो ये पायरेसी के केस धीरे धीरे इधर से इधर हो रहा है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, मतलब इसी वजह से पायरेसी के इंसिडेंट जो पहले ना एक सेकेंड इस साइड होते थे ना वो अब इस साइड होने लगे हैं। हैंस ये एक स्टेप लेने पड़े। जैसे रिसेंटली जो नाइजीरिया है ना वहाँ पर ऐसा केस हुआ था, क्रूड ऑयल लेके एक जा रही थी, उन्हें किडनैप कर लिया। हैंस ये केसेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बिल की ज़रूरत है। अब डेफिनेशन का पायरेसी को, तो ना ये वायलेशन है, मतलब क्रू, पैसेंजर या किसी प्राइवेट पर्सन को हाई सीज़ के अंदर कोई ले ले और उससे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह ले ले, उसकी वेसल्स ले ले या उसकी शिप ले ले, तो इसे पायरेसी कहते हैं। शुद्ध भाषा में, शुद्ध लैंग्वेज में कहें तो लूट लेना, मतलब वही समुद्र के अंदर, वो पायरेसी कहता है, ठीक। अब आपको पहले समझना है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। ये वेट, मैं आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिखाती हूँ। यार 2 मिनट रुकना बस, ये रहा। हाँ, अब देखिए, अगर ये देखो इतना जो एरिया होता है ना वो टेरिटोरियल सी होता है। इसके बाद का कॉन्टिजेनियस जोन। अब जो कोस्ट लाइन है ना उससे 200 मीटर तक जो होता है ना वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद जो होता है वो हाई सी होता है। तो यही है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना उससे भी आगे तक, बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक अब पायरेसी के केसेस हम देखेंगे, ठीक। अब पनिशमेंट क्या क्या है? पनिशमेंट, अगर
पायरेसी की केस में अगर किसी पर्सन को आप जैसे अगर कोई पायरेट है, उसने सामने वाले पर्सन को अटेम्प्ट टू डेथ किया, मतलब मारने की कोशिश की या मार दिया, तो उसे डेथ मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ठीक। और 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, वेरी करता है। अगर मारने की कोशिश की तो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। अब इसका जो केसेस है ना वो सेशन कोर्ट में जाएगा, एंड इसमें गिल्टी कौन होगा? अगर कोई आर्म्स वगैरह लेके जा रहा है या कोई फोर्स यूज़ कर रहा है या क्रू पैसेंजर्स को ऊपर बॉम्ब या आर्म्स उनके अगेंस्ट में यूज़ कर रहा है वो। अब इशू क्या है इस बिल के अगेंस्ट में? इशू ये है कि इसके अंदर ना डेथ पेनल्टी है। तो डेथ पेनल्टी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ जो है उसका वायलेशन है। तो इसीलिए बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम जो डेथ है ना वो रेयरेस्ट केस में देंगे, बहुत रेयर होगा तो ही देंगे। सो यही था एंटी पायरेसी बिल। आप इसे अपने GS2 से लिंक करके चलना। सो ये राज्यसभा में पास हो गया है। अब कुछ टाइम में ये बिल बन जाएगा, सॉरी एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट की असेट्स मिलने के बाद। फिर हाँ, ये है जो PM2 एलिफेंट है ना, PM2 मतलब, एक मिनट, हाँ, PM2 मतलब पंडलूर मखाना 2। ये जो एलिफेंट हैं इन्हें ना असली राजा भी कहते हैं, और लोकल्स उन्हें असली राजा बुलाते हैं। तो इसके बारे में है, ये कहाँ पर है? ये ना मदुराई टाइगर रिजर्व में है। आपको क्या करना है? मदुराई टाइगर रिजर्व पढ़ना है। वीडियो ऑलरेडी लेट हो गया है तो आप ये खुद से पढ़ लेना प्लीज़। तो आपको मदुराई टाइगर रिजर्व पढ़ना है। एक सेकेंड, ये रहा, मदुराई टाइगर रिजर्व पढ़ना है। सो इसी के बारे में है। मदुराई टाइगर रिजर्व में जो एलिफेंट्स हैं ये लोकल्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब लोकल्स को देख के ऐसा नहीं है कि उन पर मारने चले जाएं, वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। फिर ये फिशरमैन्स का इशू वापस आ गया है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो फिशरमैन क्राइसिस है, कच्चातीवू आइलैंड है, इन सभी के बारे में। देन आगे जाएँ तो हाँ, हो गए, इतने ही आर्टिकल थे, हाँ हो गए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हो गया आज का पूरा एनालिसिस। होप सो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।